और आज जो खास मुलाकात है वो एक खास शख्सियत के साथ है, और वो इसलिए क्योंकि बचपन में ही इसने बता दिया था, बचपन में उसने कह दिया था कि छोटा बच्चा जानकर ना मुझे आग दिखाना रे, और इसीलिए आज वो सफलताओं की सीढ़ियां भी चढ़ रहा है और बचपन में भी वही कॉन्फिडेंस उसमें नजर आता था। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे एक्टर जो आज बहुत सारी लड़कियों के क्रेज़ भी हैं, फैंस भी बहुत सारी उनकी लड़कियां हैं, ओमकार कपूर जी की। और साथ ही साथ में हमारे साथ डायरेक्टर सुदीश कनौजिया भी मौजूद हैं और प्रोड्यूसर आदित्य वर्मा जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। सबसे पहले ओमकार जी आपसे ही जानना चाहेंगे, देखिए सबसे पहले शुरुआत मैंने छोटा बच्चा जानकर के इससे की थी क्योंकि इसका हम जिक्र ज़रूर करने वाले हैं, लेकिन आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे होती है? जी मेरी जर्नी बचपन से ही शुरू हो गई थी, 6 साल की उम्र से, जब मैंने पहले कुछ फिल्में की जिसमें से मासूम थी, जिसमें से आपने अभी गाना बताया, और उसके बाद काफ़ी फिल्में होती गईं जैसे मासूम, जुड़वा, जुदाई, हीरो नंबर 1, चाहत, मेला। तो ये बचपन का चाइल्ड एक्टर का सफ़र मेरा कुछ 8-10 साल रहा, जिसमें काफ़ी शोहरत पाई, काफ़ी प्यार पाया, और उसके बाद दोबारा से मेरी शुरुआत हुई, जैसे मैं अपनी सेकेंड इनिंग्स एज एन लीड एक्टर कहता हूँ, वो हुई प्यार का पंचनामा 2 के साथ। तो मुझे लगता है कि मुझे ज़िंदगी में काफ़ी मौके मिले और जनता का बहुत प्यार मिला। ओमकार जी, लेकिन जैसा कि मुझे जानकारी है आपके फादर ये चाहते थे कि आप एक एक्टर बने, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे थे, ज़रा उसके बारे में बताइए। जी, वो एक छोटे से शहर अमरोहा यूपी में से बम्बई आए थे अपने सपने पूरे करने, क्योंकि वो भी एक एक्टर बनना चाहते थे। काफ़ी फिल्मों पे उन्होंने असिस्ट भी किया और धीरे धीरे फिल्में लाइन में भी थे वो, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी से धीरे धीरे कहीं उनका सपना अधूरा रह गया। और काफ़ी अरसे बाद जब मैं बड़ा हो रहा था और अच्छा किसी कोइंसिडेंस था जब मेरी शुरुआत हुई, क्योंकि एक ऐसी फिल्म से शुरुआत हुई थी जिसमें एक छोटा सा रोल मुझे करना था, क्योंकि स्कूल की कुछ गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो पापा के एक दोस्त ने कहा कि मैं इससे ये रोल करवा लूं। तो कहीं ना कहीं वहाँ शुरुआत हुई और पापा ने कहा कि ठीक है, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो शौकिया तौर पे शुरू हुआ था, लेकिन शायद लोगों ने उसे मुझे इतना पसंद किया और इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे वो एक चाइल्ड एक्टर के करियर में अच्छा, लेकिन ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बच्चे ये कहते हैं, और शायद आपने वो 3 इडियट्स मूवी भी देखी होगी, जहाँ फादर जो कहते हैं कि नहीं बेटा तुझे तो इंजीनियर बनना है, लेकिन बच्चा चाहता है कि वो फोटोग्राफी करे। तो ऐसा आपके साथ भी था कुछ? जी, मेरे साथ ऐसा नहीं था, बल्कि जब मैंने चाइल्डहुड एक्टिंग करियर जो मेरा था, उसके बाद जब एक ब्रेक लिया, क्योंकि मेरी एजुकेशन मुझे पूरी करनी थी, माँ बाप का कहना था कि ठीक है एक्टिंग करियर चलता रहेगा, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तो दोबारा से मैंने शुरुआत की उस करियर की। तो अलग था ज़रूर, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी, इंडस्ट्री बदल चुकी थी, नई तरीके की कहानियाँ हो रही थी, टेक्निकली फिल्में बदल चुकी थी। तो मुझे दोबारा से एक, जैसे कहते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, शुरुआत से वापस से शुरुआत करनी पड़ी। बट वो अनुभव भी बहुत मज़ेदार रहा, क्योंकि मैंने भी कुछ एक्टर बनने से पहले कुछ 3-4 साल काफ़ी फिल्मों पे बाकायदा एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्ट किया, कैमरा के पीछे रह के काम वापस सीखा, समझा। तो वो जर्नी में मुझे लगता है एक फिल्म स्कूल से कम नहीं थी। अच्छा, आपने जुदाई में काम किया है, आपने जुड़वा में काम किया है, हीरो नंबर 1 में काम किया है, यानी ये कह सकते हैं शाहरुख खान के साथ भी आपने काम किया है, आपने सलमान खान से भी काम किया के साथ में काम किया, गोविंदा के साथ में काम किया है। सबसे बेस्ट आपको कौन लगता है? जी, मैं सच में कहूँ आपसे कि तो मुझे कहीं ना कहीं उन सब से कुछ ना कुछ सीखने मिला। गोविंदा सर के साथ का मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, टू बी ऑनेस्ट आपसे। मुझे लगता है कि वैसा एक्टर आज तक कभी दोबारा वापस नहीं आया। मुझे लगता है वो बहुत ही बेहतरीन है, वो किसी भी तरीके से किसी भी किरदार में बहुत अच्छे से निभा पाते हैं उसे। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन अगर कहीं से आई है तो वो गोविंदा सर को देख देख के, उनकी कॉमेडी टाइमिंग देख देख के, उनकी इमोशनल परफॉर्मेंस देख देख के आई है। अच्छा, तो फिर आप उनको फोकस भी करते होंगे, उनको कॉपी भी करते होंगे कि यार मुझे तो बनना ही गोविंदा जैसा है?
जी हाँ, लेकिन पर सिर्फ और सिर्फ एक गोविंदा, और मुझे लगता है कि किसी को भी उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। कभी कुछ डायलॉग्स में उनको कॉपी किया? जी, वो आई थिंक बंद कमरे में आईने के सामने जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं उनके काफ़ी डायलॉग प्रैक्टिस करता रहता था अपने आप में, तो वो एक अलग अनुभव था। अच्छा, फिर आप एक बेस्ट डायलॉग बताइए उनका जो आपने बहुत प्रैक्टिस किया हो। जी, मुझे कोई एक डायलॉग ऐसा याद नहीं है, लेकिन मैं अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद आई थी। मैंने उनके साथ हीरो नंबर 1 में भी काम किया था साथ में। तो कोई एक ऐसा डायलॉग नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी ही फिल्म का, मुझे लगता है मैं किसी और को इमिटेट नहीं करूंगा। मेरी अपनी फिल्म जो लोगों ने जितना प्यार दिया था मासूम को, जिसमें गाना बड़ा फेमस हुआ था छोटा बच्चा जान के, मैं वो शायद गुनगुना सकता हूँ आप लोगों के लिए। जी बिल्कुल। तो छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब, अकल का कच्चा समझ के हमको ना बहलाना रे, डुबी डुबी डब डब, डुबी डुबी डब डब। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, पहले तो आपके लिए जोरदार तालियां कि जो आपने इतना गजब का गाया, और कभी ओमकार ऐसा हुआ है आपके साथ कि ये गाना आने के बाद आपके फैंस तो बहुत सारे बन गए होंगे, लेकिन कभी आपने किसी को बड़े को बोला हो कि छोटा बच्चा समझ के मुझे आंख मत दिखाना अब? जी, शायद एक दो बार मेरी स्कूल की टीचरों को बोल दिया होगा मैंने, और गलती कर दी, क्योंकि पिटाई भी फिर बहुत हुई उसके बाद, बोलने के बाद। तो आई थिंक जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बड़े शैतान होते हैं। मैं भी बहुत शैतान था, बहुत मस्ती करता था स्कूल में भी और फिल्म के सेट पर भी। पर वो एक, मुझे लगता है मेरा चाइल्डहुड बहुत स्पेशल रहा, बहुत अलग रहा। तो हाँ जी, और क्योंकि देखिए हमारे साथ डायरेक्टर साहब सुदेश जी भी जुड़े हुए हैं और प्रोड्यूसर आदित्य वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका सुदेश जी रुक करेंगे, आप लावास्ते फिल्म लेकर आ रहे हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। लावास्ते फिल्म जो है वो लावारिस लाशों की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़का है, पढ़ा लिखा इंजीनियर, छोटे शहर से आया है मुंबई में, और लावारिस लाश उठाने का काम करता है। जब वो काम करता है तो वो काम करते करते उसको पता लगता है कि लावारिस लाशों की हालत क्या है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारे इमोशंस घूमते हैं, और जब वो देखता है तो रिलेट करता है खुद से, और उसको लगता है कि यार ना, लोगों को लावारिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो देखता है कि बहुत लोगों के अंतिम संस्कार हो नहीं पाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि हर कोई हर किसी का हक है कि उसका अंतिम संस्कार उसकी मर्ज़ी से हो या उसके धर्म के अनुसार हो। तो उसके आगे पीछे पूरी कहानी घूमती है, एंड इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। आई होप आपने ट्रेलर देखा होगा, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं जी, आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल। तो उसकी पूरी कहानी लावारिस लाशों के आगे पीछे घूमती है, जो कि ओमकार इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर सत्यांश, एंड एक समाज को एक अच्छा संदेश देने की कोशिश है, और ये बताने की कोशिश है कि हर किसी का अंतिम संस्कार होना चाहिए, क्योंकि हर कोई डिज़र्व करता है। बिल्कुल सर, और शायद उसी फिल्म का जो ट्रेलर जब मैं देख रही थी, उसमें एक सीन है जब ओमकार जो है वो कोशिश करते हैं गाड़ी के सामने आने की, जो ट्रेलर है उसमें दिखाया गया है। वो जब छिटक के साइड में गिर जाते हैं तो वो देखते हैं एक साइकिल वाला जो है उसका एक पैर नहीं है, और फिर भी वो जाता है, तब आपको एक मोटिवेशन मिलता है। ओमकार, इस सीन को आपको अपनी खुद की लाइफ में एक मोटिवेशन मिला होगा इसको देखकर? जी ज़रूर, जैसा आपने कहा कि ट्रेलर में वो सीन है और हमारी फिल्म में वो सीन है जहाँ वो बहुत ही हार्ड हिटिंग सीन है। उस पॉइंट पर भी आता है फिल्म में जब इंसान को कोई रास्ता नहीं दिखता, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता ज़िंदगी अपनी आगे चलाने का, और उसे समझ में नहीं आता, और वो कदम उठाने जाता है जो उसे नहीं उठाना चाहिए, और किस्मत उसे बचा लेती है, और फिर कैसे वो एक नया सपना देखना शुरू करता है और उसे एक नया मकसद मिलता है अपनी ज़िंदगी में, जो उसके सपने से भी बड़ा होता है। जो वही हमने फिल्म में दिखाया है कि इंसान कई बार हताश होता है, निराश होता है, हार मानता है, लेकिन मुझे लगता है हर सवेरा जो होता है एक नई कहानी की शुरुआत होती है। बिल्कुल। आदित्य जी, देखिए किसी भी फिल्म से जुड़ना जो है प्रोड्यूसर के लिए सबसे बड़ा एक रिस्क होता है। वो ये सोचता है कि इस फिल्म से मैं जुड़ रहा हूँ तो वह कुछ उसके पीछे एक सोच होती है। आपकी क्या सोच रही है? देखिए, ये विषय मैंने 2014 में सोचा था, और लेकिन मैं खुद मेडिकल फील्ड से जुड़ा हूँ, और ये विषय क्या होता है कि जो लोग होते हैं अपने बच्चों के बारे में कभी किसी को बताते नहीं हैं, ख़ासतौर से अपने आस पड़ोस के, उनकी हमेशा तारीफ़ करते हैं, लेकिन एक डॉक्टर को वो हमेशा अपनी बात रखते हैं।
तो उसमें यही हुआ, मेरे पास करीब 2014 में 20 से 30% ऐसे माँ बाप आते थे जिनके बच्चे बाहर काम कर रहे थे, कुछ विदेश में थे, कुछ देश में, अलग अलग कोनों में। उसमें वो उनकी हमेशा स्थिति ये रहती थी, कभी रात में बीमार हो गए तो कोई उनको ले जाने वाला नहीं अस्पताल, कभी किसी की मृत्यु हो गई उनमें से माँ बाप में से, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए बच्चे 2-2 3-3 दिन लगा रहे हैं आने में, कुछ मना कर देते थे। ये 2014 से चल रहा था। तभी मैंने डिसाइड कर लिया, इसकी मैंने स्टोरी लिखी, एक नाम भी मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया, लावास्ते। लेकिन 2023 तक आते आते, क्योंकि जब जिससे मैं बात करता कि इस पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, कुछ आप इन्वेस्ट आप भी करो, तो लोग पीछे हट जाते थे। मेरे साथ के डॉक्टर मित्र कई पीछे हट गए, बोले नहीं ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी स्वीकार नहीं करेगी। और लेकिन ला वास्ते ये ही क्यों नाम? देखिए, ला वास्ते का मतलब होता है लाश के वास्ते। आप कई बार जाते होंगे शहरों में, आप ध्यान नहीं देते हैं, बहुत छोटी, जो कई बार आप किसी की मृत्यु हो जाती है घर में, और शमशान घाट तक ले जाने के लिए भी आप एक गाड़ी आती है, उस पर एक छोटा सा वर्ड लिखा होता है ऊपर, लाश के वास्ते। हम लोग इग्नोर करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं। उसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं वो भी उतनी महत्वपूर्ण हैं जो ये काम करते हैं ले जाने का, जितने की फ्रंट पर हमारी जो आर्मी देश की रक्षा कर रही है। तो मेरे पास कई ऐसे आए कि मैं खुद ही रात में गया, कुछ पेशेंट जो बहुत ही फैमिलियर हो गए थे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मेरा बच्चा नहीं आ पा रहा, मैं बहुत बीमार हूँ, तो मैं खुद एम्बुलेंस उठा के, ये 2014, 15, 16 मैं खुद जाता था, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो क्या रहा है। लेकिन ये जो छिपा हुआ सच था ये सामने नहीं आ पा रहा था। मैं अगर प्रयास करता, कितने लोगों को बताता है इस सच का, लेकिन सिनेमा ऐसा माध्यम है, मीडिया ऐसा माध्यम है जिसके फिल्म बना के आप इस चीज़ को जन जन तक पहुँचा सकते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ दूसरों के लिए करो। मेरी जितनी जमा पूंजी थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी जितनी भी जमा पूंजी थी, फिल्म छोटे बजट की एज ए इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा बजट है। बिल्कुल सर, एक तरह से कह सकते हैं समाज के लिए आपने ये काम किया। तो मेरी जितनी जमा पूंजी थी सब मैंने इसमें लगा दी, अकाउंट्स खाली हैं, लेकिन मैंने ये सोच के लगाया जीवन मुझे एक मिला है, और अगर ये संदेश मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँच जाता है, और 26 मई को वो संतानें, मैं सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, 20% 30% ऐसा रेशियो है जो संतानें विदेशों में रह रही हैं, देश के कोने कोने में रह रही हैं, उनके माँ बाप छोटे शहरों में रह रहे हैं, वो उनका फ़ोन अटेंड नहीं करते, उनको पता चला होली और दीपावली तक सीमित हो गया है, उसके अलावा वो आते ही नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, प्रॉपर्टी ले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। जबकि माँ बाप उनका पूरा जीवन अपना लगा देते हैं, सब कुछ समर्पित कर देते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेच के उनको पढ़ाता है, कोई एजुकेशन लोन लेके पढ़ाता है। लेकिन ये जो कहानी है ये उन्हीं 20 से 30% लोगों की, और मैं चाहता हूँ ये 20 से 30% का रेशियो भी हमारे देश में जो बढ़ रहा है ये बहुत घातक है आने वाले समय में हमारी संस्कृति के लिए, हमारी सभ्यता के लिए। तो ये फिल्म 26 मई को अगर जाते हैं वो संतान है और वो सब लोग देखने जाते हैं, तो ये आंकड़ा अगर मैं 10 से 5% कम भी कर सकूं तो मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी इस फिल्म के माध्यम से। बिल्कुल सर, और इसके लिए तो आपको शुभकामनाएं बनती हैं कि आपकी फिल्म खूब चले, सुपरहिट हो, क्योंकि जो आपने बैंक बैलेंस लगाया है और वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो समाज के लिए, उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए है जिनके साथ ये घटित होता रहता है। तो आपको उसके लिए शुभकामनाएं। ओंकार, आपका रुख करेंगे। देखिए, क्योंकि आपने एक वो फिल्में की जिसमें कॉमेडी रोल आप करते थे, आपने स्टार्टिंग से कॉमेडी की, लेकिन ये फिल्म जो है वो बहुत सीरियस मुद्दा है। कैसा आपका बदलाव था? क्या ये कह दे कि बिल्कुल ही चेंज हो गया आपके रोल? जी, मुझे लगता है कि जब सुदीश और आदित्य जी मेरे पास ये कहानी लेके आए थे, तो सुनने के बाद मुझे पहला ख्याल और पहली बात जो जहन में आई थी वो ये थी कि ये कहानी हर उस इंसान के पास इस देश में पहुंचनी चाहिए। और ये कहानी पर अब तक कोई फिल्म नहीं बनी, कोई ऐसी किताब पर्टिकुलरली नहीं लिखी गई है, और मुझे लगा था कि कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं हमारे निजी ज़िंदगी में, हमारे समाज में, जो हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए। भले ही आज हम एक फिल्म उसके ऊपर बना के आपके सामने ला रहे हैं, अगर ये हमें मौका मिलता एक वेब सीरीज़ बनाने का, या ये यूट्यूब का कोई कंटेंट बनाने का, या इस पे कोई किताब लिखने का, हम तब भी ये कहानी कहना चाहते थे। तो सिर्फ और सिर्फ एक सच्ची कहानी, सच्ची घटनाओं पर आधारित एक काल्पनिक कहानी उसके इर्द गिर्द हमने बुनी है, और हम चाहते हैं कि ऑडियंस जब ये देख के निकलेगी, ये मेरा दावा है कि वो एक सोच के साथ रहेगी, वो रात को उनको इस बात का ख्याल ज़रूर आएगा कि कहीं ना कहीं आप अपने माता पिता से अगर दूर रहते हैं, आप उनको फोन, और शायद कुछ ऐसे बच्चे भी हों जिनका दिल भी पिघल जाए और वो अपने माता पिता के पास आ जाए। जी, यही बदलाव हम चाहते हैं कहीं ना कहीं लाना। बिल्कुल ओंकार जी, क्योंकि जब ये फिल्म की, देखिए बहुत सीरियस मुद्दा है और कहीं ना कहीं इमोशंस भी आ जाते हैं इंसान के। कहीं शूट जब आप कर रहे होंगे
जो मुद्दा है, जिस तरह आप डेड बॉडीज देखते थे, कभी ऐसा हुआ रोना आ गया हो? जी, कई बार सेट पर मुझे याद है कि हमने जब 24-25 दिन इस फिल्म की शूटिंग करी तो शूट के अंत के दौरान हर दिन जब ख़त्म होता था तो मैं काफ़ी इमोशनली ड्रेन्ड फील करता था अपने आप को, क्योंकि काफ़ी कुछ महसूस करते हुए वो किरदार निभाना था। तो ज़रूर एक इंटेंस सोशल ह्यूमन ड्रामा जिसे मैं कहता हूँ ये फिल्म है, और मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि आप लोगों ने मुझे सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी या एक कॉमेडी फिल्मों के किरदार में देखा था, इसलिए शायद ये मेरे लिए चैलेंज था ऐसा कैरेक्टर उठाना और उसे निभाना, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी ऑडियंस को, आप लोगों को इस फिल्म से, इस कहानी से और इस किरदार से आपको सरप्राइज़ करूं और मैं भी अपने आप को चैलेंज करूं, क्योंकि मुझे लगता है हर कलाकार के लिए वो ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को री इन्वेंट करता रहे। तो इसलिए जी ओमकार जी, ये तो बात हो गई ला वास्ते की, लेकिन इससे पहले आई थी आपकी प्यार का पंचनामा 2, और वो फिल्म ऐसी थी जिसमें आप दूध बने, वो लड़के जिनकी गर्लफ्रेंड भी होती है, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप भी होते हैं। बहुत सारे हमारे देश में यंगस्टर्स हैं जिनके आए दिन जो है ब्रेकअप होते हैं। आप अपने ही डायलॉग्स में ज़रा आप उनको एक मैसेज दीजिए। जी, मुझे लगता है लोगों ने उस फिल्म को बहुत बहुत प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। मुझे लगता है युवा पीढ़ी उस फिल्म को बहुत एंजॉय करती है, क्योंकि लगता है कि बहुत रिलेटेबल फिल्म है। और मुझे जो कहना था और हमें जो कहना था उस फिल्म में, हम तीनों कलाकारों ने जो मेल लीड्स थे वो कह दिया। आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे मित्र कार्तिक ने सबसे ज़्यादा कहा उस फिल्म में, क्योंकि उनका एक लंबा मोनोलॉग था उस फिल्म में। तो प्रॉब्लम ये होती है कि प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मुझे, आपको लगता है, आपने सुना होगा ये डायलॉग काफ़ी, तो मुझे लगता है हमें जो कहना था इस फिल्म में हमने कहा, और काफ़ी लोगों ने उसे एंजॉय भी किया, काफ़ी लोग उस बात से ऑफेंड भी हुए, लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक इट वाज ओवरऑल गुड। प्यार का पंचनामा वो मूवी थी जिसमें 3 यंगस्टर हैं, तो जब आप लोग सेट पर होते होंगे तो वो 3 यंगस्टर कैसे धमाल मचाते थे, उसके किस्से आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत किस्से थे और बहुत मज़ा किया, क्योंकि हमारे लिए वो फिल्म एक तरीके से हॉलिडे जैसे कहते हैं फिल्म थी। हम काफ़ी ट्रैवल, हमने देश विदेश में वो फिल्म शूट की थी, तो हम काफ़ी ट्रैवल करते थे और हम तीनों लड़के एक तरीके से उस दौरान इतने अच्छे गहरे दोस्त बन गए कि कहीं ना कहीं वो बॉन्ड आज तक हमारा बना हुआ है। मुझे याद है कि हम जब शूटिंग करते थे तो हमारी वैनिटी वैन 3 डोर वैनिटी वैन होती थी जहां हम रेडी होते थे, लेकिन अंदर से हमने वो वैनिटी वैन पूरी खोल दी थी, क्योंकि हमें वो कोई भेदभाव नहीं था या कोई शर्म हया भी नहीं थी जैसे लड़कों में दोस्तों में नहीं होती। भाई भाई जी, तो आई थिंक वो बड़ा एक अलग माहौल था और मज़ेदार वक्त था वो। आई थिंक हम दोबारा कभी ना कभी मौका मिलेगा तो उसे कहना चाहेंगे। अच्छा, जब आप छोटे थे तो आपने फिल्मी चक्कर करके एक शो किया था। जी। और फिल्मी चक्कर का चिंटू जो बड़ा फेमस हुआ था जी। तो वो चिंटू का जब टाइटल सॉन्ग आता था, वो उस फिल्मी चक्कर का टाइटल सॉन्ग आया करता था, तो वो चिंटू जो है वो अलग कपड़ों में नजर आता था। जरा उन कपड़ों के बारे में बताइए और उसके पीछे की कहानी क्या है वो भी बताइए। जी, ये जिन लोगों ने वो गाना नहीं देखा है जहां वो ओपनिंग सीक्वेंस होता था, मैं ये कहूँगा कि उसमें मैं एक घाघरा चोली में, जब मैं एक बच्चा था, उसमें मैं घूंघट ओढ़ के नाचता हूँ। पर वो कहानी उस शो की ऐसी थी, क्योंकि नाम था फिल्मी चक्कर, तो उस घर में, उस परिवार में सारे किरदार वैसे थे जो फिल्मों से इतने प्रेरित थे कि सारे पागल थे एक तरीके से। और वो शो जो था वो बड़ा लोगों ने प्यार दिया उसे एंजॉय करते थे। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था वो मेरे भी परिवार की कहानी है, क्योंकि जब भी मैं भी अपने परिवार के साथ बैठता हूँ तो हम ज़्यादातर फिल्मों की बातें करते हैं, हम ज़्यादातर पुराने किस्सों की बातें करते हैं फिल्मों को लेकर। तो वो एक अलग दौर था। और इनफैक्ट जब मैं छोटा भी था तो मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी, एक्चुअली हम 3 भाई हैं, तो मम्मी की ख्वाहिश थी कि मेरा जो तीसरा संतान होने जा रही है वो लड़की हो, और मैं दोबारा घर में एक लड़का पैदा हुआ था। तो मुझे याद है जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटोज़ देखी बचपन की, तो मैं तब भी मम्मी मुझे फ्रॉक में ड्रेसअप करती थी, तो लगता है मम्मी की ख्वाहिश वो पूरी हो गई उन कपड़ों में मुझे देख। और वो फिल्मी चक्कर का चिंटू जो बना घाघरा। लेकिन ये घाघरे की स्टोरी आई कहाँ से, कैसे है कि नहीं यार घाघरा पहनाते हैं बच्चे को? जी, पता नहीं, वो डायरेक्टर का ख्याल था मेरे ख्याल से, पर वो जो भी था वो लोगों ने बड़ा उसे एंजॉय किया और खूब हंसे उस पर। तो हाँ जी,
अच्छा देखिए ओमकार, नेपोटिज्म की बहुत बॉलीवुड में बात होती है, आपके इस पर क्या ख्याल है? जी मुझे लगता है कि नेपोटिज्म बहुत ही ओवररेटेड चीज़ है, क्योंकि हम शायद एक फिल्म इंडस्ट्री है तो लोगों का ध्यान यहाँ ज़्यादा इस बात पर रहता है कि किसे मौका मिल रहा है या किसे मौका नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि अगर आप एक डॉक्टर के बेटे हैं, जाहिर सी बात है कि आप एक परिवार में अगर पले बढ़े, अगर आपका भी सपना डॉक्टर बनना है तो पिता हर वो चीज़ करना चाहेगा जो वो अपनी संतान के लिए करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हर फील्ड में होती है, लेकिन मेरे ख्याल से हम क्योंकि ये बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं और स्पॉटलाइट यहाँ ज़्यादा रहती है तो वो उस चीज़ को आप थोड़ा सा नैरो कर देते हैं, नैरो डाउन कर देते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ी ओवररेटेड है बात। हाँ ज़रूर आप उस ऑफिस तक ज़रूर पहुँच पाते हैं, आपकी मीटिंग ज़रूर लाइन अप हो सकती है, शायद वो मौके उतने आसानी से बाहर के एक न्यू कमर को, एक आउटसाइडर को जिसे आप कहते हैं, वो शायद आसानी से ना मिले। लेकिन जिन लोगों को वो मौके मिलते हैं, मैं ये आपसे बात जाहिर क्लियर करना चाहूँगा कि वो भी उस ऑफिस के दरवाजे तक सीमित है, क्योंकि एक बार आप किसी से अपने काम के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो उसके बाद से वो सिर्फ आपको अपने टैलेंट, आपके टैलेंट पर, आपकी काबिलियत पर काम मिलेगा। अगर वो चीज़ नहीं है तो वो आप इनसाइडर हो, आउटसाइडर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री बहुत खुले दिल की है, बहुत लोगों को अपनाती है, बहुत आउटसाइडर्स ने बड़े बड़े काम किए हैं, बड़ा नाम कमाया है। तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत किस्मत होती है, थोड़ी बहुत मेहनत होती है। तो नेपोटिज्म थोड़ी सी ओवररेटेड बात है। बिल्कुल। और क्योंकि अब देखिए ओमकार, अभी हम अगर बात करें आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स की, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? कुछ और फिल्में भी हैं जो हमारी फिल्म लावास्ते अब 26 मई को रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद मेरी 2 और फिल्में हैं जो मैंने शूटिंग जिनकी कंप्लीट कर ली है और वो अब रिलीज़ पर आएंगी इसी साल होपफुली। तो जब वो फिल्में आएंगी तो मैं चाहूँगा कि मैं दर्शकों के पास दोबारा आऊँ और आपसे दोबारा मुलाकात करूँ, ताकि मैं दोबारा एक अलग तरीके की फिल्में, ये सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो जो फिल्में हैं वो दोबारा से कुछ अलग फिल्में होंगी और मैं दोबारा से आपको सरप्राइज़ करना चाहूँगा उन फिल्मों। अच्छा, लेकिन ओमकार, हम जब फिल्म आपकी आएगी तो हम आपको क्या कॉमेडी रोल में देखेंगे या सीरियस मोड में आपको देखने वाले हैं? जी मैं थोड़ी बहुत चीज़ें सरप्राइज़ फैक्टर रखना चाहता हूँ आपके लिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा ह्यूमर का टच रहेगा उन फिल्मों में, मैं ये आपसे शेयर कर सकता हूँ और आप एंजॉय करेंगे। जितने मेरे मेल फैंस हैं, जितने मेरे फीमेल फैंस हैं, वो भी उस फिल्मों को बहुत एंजॉय करेंगी। तो कुछ अलग आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। आप ओमकार आए हैं सच बेधड़क के ऑफिस जी, और जयपुर आप पहुंचे हैं तो जयपुर से भी एक रिश्ता बन जाता है जो भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, और सच बेधड़क पहुंचे हैं तो एक मैसेज चाहेंगे। जी जब मैं जयपुर आया हूँ आप लोगों ने बहुत ही वार्मली मेरा स्वागत किया है और मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है। दाल बाटी चूरमा मैं अक्सर खाता हूँ, आज भी जब मैं आया तो मैंने दाल बाटी चूरमा ही से शुरुआत की अपने दिन की। तो आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी, आप लोगों की वार्मथ, इस तरीके का प्यार मुझे हर जगह नहीं मिलता, और तो मैं चाहता रहूँगा कि मैं जब हमेशा जयपुर आऊँ और आप उतना ही प्यार दें। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार आपका और लावास्ते की ये टीम हमारे साथ मौजूद जिसने ये खास बातचीत हमारे साथ की है। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। सच बेधड़क देखते रहिए।